नमस्कार दोस्तों, द विल पावर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 का इतिहास का अध्याय 7, जिसका शीर्षक है जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो इस अध्याय के अध्ययन से आप जानेंगे जनजाति लोग कौन थे, इनका निवास कहाँ होता था, खाना बदोश और घुमंतू लोग यानी बंजारे कौन होते थे, ये कौन सा कार्य करते थे, और अंत में गोंड और अहोम जनजाति के संबंध में विशेष जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 7। दोस्तों, पिछले अध्यायों में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। एक लंबे समय अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह हमारे लिए समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में जो समाज था वह वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित हो चुका था। जैसा कि समाज में 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऊपर के जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये अपने को उच्च मानते थे और शूद्र को नीच मानता था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये जो नियम बनाए गए थे, वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, ये बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा ही स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध जो समाज था वो ज़्यादा जटिल हो गया था। आगे पढ़ेंगे बड़े शहरों से परे जनजाति समाज। तो दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है। तो जनजातियां किसे कहते हैं? ऐसा समाज जहां पे ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियम कानून नहीं लागू होते और ना ही वे असमान वर्गों में विभाजित होते हैं, तो ऐसे समाज को जनजाति समाज कहते हैं। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, वहीं कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक करते थे। अक्सर वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खाना बदोश होती थी। तो खाना बदोश जनजातियां कौन होती थी? जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती थी। ऐसे जनजाति को खाना बदोश जनजाति कहते हैं। जनजाति समूह संयुक्त रूप से भूमि चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो जनजाति जो समूह होते थे वे संयुक्त रूप से भूमि और चरगाहों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते थे और अपने ही द्वारा बनाए गए जो नियम थे उन्हीं के आधार पर ही परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। तो अलग अलग हिस्सों में कई जनजातियां का उद्भव हुआ और ये इनका निवास स्थान कहाँ पे था? जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दुर्गम जगहों पर इनका निवास स्थान हुआ करता था। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था और कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाए रखा। अलहदा संस्कृति मतलब जो उनकी स्वतंत्र संस्कृति थी, जो उनके द्वारा बनाए गए उनके पारंपरिक रीति रिवाज थे, उन्होंने अपनी संस्कृति को क्या क्या बनाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजाति समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का कार्य भी किया। आगे हम पढ़ेंगे जनजाति लोग कौन थे। तो जनजाति लोग कौन थे, इनके बारे में हमें साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इनका कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है।
जनजाति के बारे में हमें जानकारी इनकी विरासत और इनकी वाचिक परंपराओं से ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन समकालीन इतिहासकारों ने हमें इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कराई है और इतिहासकारों ने ये जो जनजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, इन्होंने कैसे इनके बारे में लिखा। इन्होंने जनजातियों से उनकी परंपराओं, उनके रीति रिवाजों को पूछकर अपनी पुस्तक में लिपिबद्ध किया। तो आइए हम पढ़ते हैं। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। तो जनजातीय लोग कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन वे अपने रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे और ये परंपराएं हर आने वाली नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार भी जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन्हीं वाचिक परंपराओं का सहारा लेते हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में जहाँ जहाँ पहाड़ी जंगल क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पे जनजातियों का निवास स्थान पाया जाता है। तो किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था, जैसे पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन बाद में यहाँ गख्खर जनजाति महत्वपूर्ण हो गए। गख्खर जनजाति के जो मुखिया थे वे थे कमाल खान गख्खर। तो कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। इसके बाद मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन जो जनजाति थी, इनका प्रभुत्व इस क्षेत्र पर था। इसके बाद उत्तर पश्चिम में एक और जनजाति थी जिसका नाम था बलोच, जो कि विशाल और शक्तिशाली जनजाति थी। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुल में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गरेडियों की जनजाति रहती थी। वहीं भारत उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। तो आप इसे याद रखेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन से जनजातियों का प्रभाव था। तो आइए यहाँ पे मैप दिया गया है, इसे देख लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में कौन से जनजातियाँ प्रभावशाली रहीं। यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, जैसा कि यहाँ पे गख्खर और गोखर जो कि पंजाब में पाई थी। इसके अलावा बलोची, लंगहा और अरघुन, ये लंगहा और अरघुन सिंध और मुल्तान में प्रभावशाली रहीं। इसके अलावा भील, कोली, जटवास, भील कोली और गोंड जो कि एमपी वाले क्षेत्र में पाई थी, मुंडा, चेर, संताल, कोंच, अहोम, नागा, गारो, खासी जयंतिया, ये सब उत्तर पूर्व में पाई जाती थी। वहीं दक्षिण में कोयास, काकारिस, बेराद, कोरगा, बेतर और मारवाड़, ये सारी जनजातियाँ दक्षिण में पाई जाती थी। तो याद रखेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती थीं। आगे मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदारशाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति जिनका नाम था राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया और इसके अलावा उनसे लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा भी किया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और जनजातियों को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थी। जैसा कि हमने मानचित्र में देखा था, भी मुंडा और संथाल जो कि उड़ीसा और बंगाल में भी रहती थी। आगे कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली और बेरा जनजाति और इसके अलावा दूसरी जनजातियाँ भी यहाँ पे निवास स्थान में रहती थी।
गुजरात में भी कोली जनजाति रहती थी। इसके अलावा दक्षिण में कोरागा, बेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी भी थी। वहीं भील की बड़ी जनजातियां पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर या यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तो जो भील जनजाति थी, जिनका निवास स्थान पश्चिमी और मध्य भारत था, 16वीं सदी के अंत तक आते आते उन्होंने एक ही जगह बसे हुए खेतिहर का काम किया, यहाँ तक कि वे जमींदार के रूप में भी उभर कर आए। और कुछ भील अपनी कुल के साथ शिकारी और संग्राहक के काम में बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो आपने मैप में देख लिया है कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन सी जनजातियां रहती थी और हमने पढ़ भी लिया है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर रहता था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरे जगह आते जाते वे अपने सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। तो खाना बदोश क्या करते थे? अपने ही जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर आते जाते थे। इसके अलावा वे सामान का क्रय विक्रय भी करते थे। आगे यहाँ पे दिया गया है खाना बदोश और भ्रमणशील समूह के बारे में। आइए पढ़ते हैं। खाना बदोश घुमंतू लोग होते थे। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपने रेवड़ और पशुवृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृत्य गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमण समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरे जगह की यात्रा पर रहते हैं। खाना बदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। आगे हम पढ़ेंगे बंजारे के बारे में। तो खाना बदोश जनजाति में जो बंजारे थे वो महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। तो जब बंजारे लोग समूह में चलते थे, अपने भाई बहन, माता पिता और अपने बेटा बेटी, इसके अलावा जानवरों के साथ भी जब वे समूह में चलते थे तो उसे टांडा कहा जाता था। यहाँ तक कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी बंजारों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज लेकर जाते थे और शहरों में बेचते थे। इसके अलावा सैन्य अभियानों के दौरान यानी कि युद्ध के समय भी वे मुगल सेना के लिए अनाज की ढुलाई का काम करते थे और किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। आगे बंजारे के बारे में बताया गया है, जो कि यहाँ पे एक अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम है पीटर मंडी, उन्होंने बंजारे के बारे में वर्णन किया है। तो आइए पढ़ते हैं। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ से सस्ता उपलब्ध है वहाँ से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ लाते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 600 से 700
तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त होती थी और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता था। आगे बताया गया है कि कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। तो जो पशुचारी जनजातियाँ थी वे अपने मवेशी जानवरों को धनी लोगों के हाथों में बेचने का काम भी करती थी। छोटे मोटे फेरी वाले की विभिन्न जातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन भी करती थी। तो इसके अलावा जो नर्तके थे, गायक थे और जो तमाशबीन थे वे भी अलग अलग नगरों में, गांवों में अपनी जीविकोपार्जन के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। यहाँ चित्र 4 दिखाया गया है जो कि कांस मगर मृक्ष कुटिया का चित्र है। यह गोंड जनजाति उड़ीसा में पाया गया है। आगे हम पढ़ेंगे बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। तो बदलते हुए समाज में कैसे नई नई जातियाँ और नई नई श्रेणियाँ उत्पन्न हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नई जातियाँ और श्रेणियाँ कैसे उत्पन्न हुई? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकताएं पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगीं। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। इसके पहले हम देख रहे थे कि जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था में विभक्त था, जो कि ब्राह्मणों द्वारा ही बनाए गए थे। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ भी उभर कर आने लग रही हैं और छोटे छोटे जातियों में ही उपजातियाँ भी उभर कर सामने आ रही हैं। तो अब वर्ण व्यवस्था के बजाय जाति क्या हो रही है, समाज के संगठन का आधार बन रही थी। आगे बताया गया है जाति पर विचार विमर्श। तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोडन उदयार एक अभिलेख है जो कि 12वीं शताब्दी का एक अभिलेख है। इस अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या वर्णन किया गया है। वे रथकारों, शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाले लोग, की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। आगे बताया जा रहा है कि 11वीं और 12वीं सदी के तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपरा से आते थे। तो जो ये क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्र उभर कर आए, वे हूण, चंदेल, चालुक्य और दूसरी परंपरा से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे, लेकिन बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए थे। धीरे धीरे उन्हें पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्य के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। आगे शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय का उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियाँ जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई।
लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जनजातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जातीय व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। तो अब क्या हो रहा है कि जो जनजातियां हैं वो ब्राह्मणों के समर्थन से जातीय व्यवस्था का हिस्सा बन रही थी। हमने जो देखा, जो वर्ण व्यवस्था समाज में विभक्त था, उसमें क्या हो रही थी, नई नई जातियाँ उभर कर आ रही थी, नई नई जातियों में उपजातियाँ भी सामने आ रही थी। तो जो जनजातियाँ थी, जो निम्न वर्ग की जनजातियाँ थी, अब वे क्या थे, धीरे धीरे जब समृद्धशाली हो रहे थे तो ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें जातीय व्यवस्था का हिस्सा बना लिया जाता था। और इसके अलावा ये बताया गया है कि पंजाब, सिंध और पश्चिमी सरहद पर जो जनजातियां थी वो पहले से इस्लाम को अपना लिए थे। वे जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। इससे यह पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो इस्लाम धर्म था वो जाति व्यवस्था को नहीं मानता था, लेकिन अब समय के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म में भी कई जातियां और उपजातियां बन गई हैं। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। आगे, राज्य की उत्पत्ति जनजाति लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराइयों से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित हैं। नज़दीक से एक नज़र, जो कि पहला गोंड के बारे में हम पढ़ेंगे, दूसरा अहोम के बारे में। तो यहाँ चित्र 5 जगह है जो कि गोंड महिला का चित्र है। यहाँ बगल में स्थानांतरित कृषि के बारे में बताया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है, फिर उसकी राख में ही फसल को बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता को खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है। तो जो जनजाति थे वे स्थानांतरित कृषि में विश्वास रखते थे। वे किसी एक स्थान पर रहकर जंगलों में खेती करते थे। तो वे खेती कैसे कर रहे थे? वे वनों के पेड़ों को या झाड़ियों को साफ करके काट कर उसे जला देते थे और उसी राख में जब अनाज उगाते थे, अनाज उगाने के बाद वे अपना उसी से जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन जब मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तब वे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ पर उस स्थान को फिर से साफ करके वहाँ पे उनको जलाया जाता है और उनकी राख में फसल को फिर से बो दी जाती है। तो इस तरह से ये कार्य जारी रहता था। तो इस तरह से जो जनजाति थे वे स्थानांतरित कृषि करते थे। हम पढ़ेंगे गोंड के बारे में। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल का इतिहास है जिसका नाम है अकबरनामा। उसमें उल्लेखित किया गया है कि जो गढ़कंटका के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। आगे, इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में होता था। ये पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था जो 12-12 गाँवों को मिलाकर बनते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि गोंड की प्रशासनिक व्यवस्था का क्रम बताइए। तो उसका प्रशासनिक क्रम कैसे होगा? पहले गढ़, उसके बाद 84, फिर बरहोत। गढ़ों का विभाजन बरहोत 84 में किया गया था और 84 को उप विभाजन में बांट दिया गया था जिसे 12-12 गाँव को मिलाकर बरहोत कहते थे।
आगे तो आप इसे देख सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा इलाका है ये गोंडवाना का इलाका है। यहाँ पे गोंड जनजाति रहती थी। आगे बताया गया है कि बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। तो अब गोंड क्या है, बड़े राज्यों पर शासन कर रहे हैं और इसके अलावा वे ब्राह्मणों को भूमि अनुदान भी दे रहे हैं। अब उन्हें राजपूत के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत होगी। इसलिए गढ़कंटका के जो गोंड राजा थे जिनका नाम था अमनदास, उन्होंने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उनके पुत्र दलपत ने ही महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। लेकिन दलपत की मृत्यु कम उम्र में हो गई थी। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी, इसलिए उन्होंने अपने 5 वर्ष के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कंबाल संभाली थी। उस समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ, यानी कि रानी दुर्गावती के समय जो राज्य था उनके राज्य का और अधिक विस्तार हुआ था। लेकिन 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़कंटका पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया और उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। इसके अलावा उनके पुत्र ने भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। आगे यहाँ चित्र 6 दिखाया गया है जो कि एक नक्काशीदार दरवाजा है। यह गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया गया है। इस नक्काशीदार दरवाजे पर हाथी, घोड़े, विभिन्न जानवरों के चित्र अंकित किए गए हैं। गढ़कंटका, आगे हम पढ़ेंगे गढ़कंटका कैसा राज्य था। तो गढ़कंटका एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उसका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुत अधिक मात्रा में हथियार लिए थे। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में लिया और शेष भाग वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया था। गढ़कंटका के पतन के बावजूद भी गोंड राज कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए और जब बुंदेल और मराठे शक्तिशाली के रूप में उभर कर आए तो वे उनका सामना नहीं कर पाए। हम पढ़ेंगे अहोम के बारे में। तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। तो जो अब तक हमने पढ़ा गोंड के बारे में, जो गोंड थे वे अपने ही क्षेत्र, अपने ही इलाके से उभर कर सामने आए। वहीं जो अहोम जनजाति है वे दूसरी जगह से ब्रह्मपुत्र घाटी वाले इलाके में आकर बसे। तो अहोम जो थे वे म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे। उन्होंने भूस्वामी यानी कि भुइयाँ लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का नष्ट करके नए राज्य की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियों जो कि 1523 में, कोज हाजो 1581 में के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। अहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले ही उन्होंने आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, इन्होंने 1660 तक आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का भी निर्माण कर लिया था। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर आक्रमण कर दिया। बहादुरी से सामना करने के बाद अहोम लोग की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। आगे यहाँ मानचित्र दिखाया गया है जो कि पूर्वी भारत जनजातियों का चित्र है।
तो यहाँ पे जो डफला, मिरीस, चूटिया, नागा जनजाति, खासी, जयंतिया, काचरासी, ये जनजातियाँ हैं, ये उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती हैं। आगे बताया गया है कि जो अहोम राज्य था वह बेगारों पर निर्भर था। तो अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन का काम लेता था वे पाइका कहलाते थे। तो पाइका किसे कहते हैं? राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइका कहते थे अहोम राज्य में। इसके अलावा अहोम राज्य की एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि जनगणना के संबंध में है। तो अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइका भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। तो अहोम राज्य में जनगणना कराई गई थी और वह जनगणना किस तरह से कराई गई थी कि प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे और जनगणना के बाद जब ऐसा लगता था कि यहाँ पे सघन आबादी वाले इलाके हैं तो उन इलाकों से जनसंख्या को कम आबादी वाले इलाकों में भेज दिया जाता था। इस प्रकार क्या हुआ? अहोम कुल टूट गया। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के समय सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्य में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। तो अहोम लोग चावल की खेती के लिए भी नए नए तरीके अपनाते थे। अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। आगे यहाँ चित्र 7 दिखाया गया है जो कि कान के आभूषण का चित्र है। यह कबोई नागा जनजाति मणिपुर में पाया गया है। आगे अब हम पढ़ेंगे अहोम समाज कैसा था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। तो अहोम समाज कुल में विभाजित था जिन्हें खेल कहता था। तो खेल के नियंत्रण में कई गांव आते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। तो जो किसान को जमीन दी जाती थी ग्राम समुदाय के द्वारा, उस जमीन को राजा भी नहीं ले सकता था बिना समुदाय की सहमति के बगैर। आगे शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। तो स्टार्टिंग में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ गया तब जनजातीय राजा के द्वारा मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दी गई। जनजातीय राजा शिव सिंह, जिनका शासनकाल 1714 से 44 तक है, के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं की पूरी तरह से नहीं छोड़ा। तो जनजाति राजा यानी कि अहोम राजा के काल में, अहोम राजा जिनका नाम था शिव सिंह, इनके काल में हिंदू धर्म को अपनाया गया। लेकिन हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी वे अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़े। आगे अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। तो हम जानेंगे कि अहोम समाज कैसा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्यक्रम का प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया जाता था। यहाँ तक कि बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में फिर
असमिया भाषा में लिखा गया था। आगे हम पढ़ेंगे निष्कर्ष के बारे में। अब तक हमने ऊपर जितना भी पढ़ा उन सब के बारे में क्या निष्कर्ष निकलता है हम यहाँ पे जानेंगे। तो निष्कर्ष में बताया गया है कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजाति लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। तो जो वर्ण आधारित समाज था वो धीरे धीरे जाति में विभक्त हो गया था। तो ये जो समाज था वो एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आ रहा था। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्होंने विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज भी शामिल हो गई, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। तो जो कई जनजातियां थी उनमें से उन्होंने जाति व्यवस्था अपनाई, हिंदू धर्म अपनाए, लेकिन कुछ जातियां ऐसी थी जो जाति व्यवस्थाओं और हिंदू धर्म को नहीं अपनाए। तो कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह से वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बेहतर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। आगे मंगोल के बारे में बताया गया है। जैसा कि हमने मंगोलों के बारे में पढ़ लिया है, फिर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। मंगोल अपने एटलस में मंगोलिया ढूंढिए इतिहास में सबसे प्रसिद्ध पशुचारी और शिकारी संग्राहक जनजाति मंगोलों की थी। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों जिसे स्टेपी कहते हैं और थोड़ा उत्तर की ओर के वन प्रांतों में बसे हुए थे। 1206 में चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की जनजाति में एकता पैदा कर उन्हें एक शक्तिशाली सैन्य बल में बदल डाला। अपनी मृत्यु के समय 1227 में उनकी मृत्यु हुई थी। वह एक सुविस्तृत प्रदेश का शासक था। उसके उत्तराधिकारियों ने एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। अलग अलग समय में इसके अंतर्गत रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का खासा बड़ा हिस्सा शामिल था। तो मंगोलों के शासनकाल में रूस, पूर्वी यूरोप और चीन तथा मध्य पूर्व का हिस्सा शामिल था। मंगोल के पास सुसंगठित सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। ये विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी। तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के प्रश्न अभ्यास के साथ। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।